मानवी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है भाई? अच्छा, आप लोग कितने स्टूडेंट हो इस क्लास में? अराउंड 7-8 स्टूडेंट्स हैं। और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से होना है ना, राइट? ऐसे ही है ना? ओके, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा ये स्क्रीन वाइट स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से लिख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हेलो। हाँ अरिमन। यस सर। सर जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर चल रहा था सर, लास्ट हमने करा था मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, हाँ वही है ये। मतलब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसा कुछ पढ़ रहे होगे ना आप लोग? लाइक सर एकदम स्टार्ट ही किया था, लाइक एक ही हाँ बस लाइन। शुरू ही हो रहा है ये ना, बस तो है ना, इसी को शुरू ही कर रहे हैं यार हम लोग, है ना? ओके सर। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो पहले समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके है ना हमें बाकी डिटेल इसमें समझ में आती जाएंगी। तो सबसे पहले तो है ना एक क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, है ना? इसको लिख लो जरा, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, राइट? अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बोर मैग्नेटॉन को? इसको लिख लें एक बार। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट, it is defined as the magnetic moment of an electron in its orbit, defined as the magnetic moment of an electron in its orbit। ना ये सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बस ये याद रखना है आपको, ये होती है EH अपॉन 4πn, है ना? एक बार लिख लो इसको ऐसे। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और M मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, आई होप कि मैग्नेटिक मोमेंट टर्म से आप लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना? एनीवे, तो अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इन दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वो ऑपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? सही है। तो फिर ये दोनों अपने मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी जहाँ भी हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे
और जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। मतलब ये हम आगे चल के इसी के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, तो ये चीज़ समझना है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। अब अलग अलग मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म किस तरह का हो सकता है ना, तो यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो मान लो एक मटेरियल हमने इस तरह का बनाया, एक मटेरियल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हर इंडिविजुअल एटम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। एक इस तरह का मटेरियल मान लेते हैं ना। इसमें तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इस मटेरियल में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पेयर्ड होंगे और उन सबका नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम इंडिविजुअली हर एटम में ही कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो एक टाइप का तो मटेरियल ये हो गया। और इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। डायामैग्नेटिक और बहुत डिटेल में अभी हम लोग स्टडी करेंगे, बट दूसरा टाइप का लेते हैं। जैसे मान लो हम एक मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि एक वेक्टर होता है तो उसको एक सर्टेन एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट्स से किसी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी और का ऐसे है, किसी और का ऐसे है, किसी का ऐसे है। तो इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स है हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना कि जो अगर हम सिग्मा लेंगे सब मैग्नेटिक मोमेंट्स का तो वो 0 आना चाहिए। यानी यहाँ पर तो हमारे पास इंडिविजुअल कितना है, m इंडिविजुअल 0 है, और सिग्मा m इंडिविजुअल करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, 0 का सम 0 हुआ। यहाँ पे m इंडिविजुअल जो है वो 0 नहीं है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन क्योंकि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड वेक्टर्स है तो इनका अगर हम सम कर दें ओवर अ लार्ज वॉल्यूम तो हमारे पास वो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, है ना। तो एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर और बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, है ना। इसके अलावा एक तीसरा तरह का भी मटेरियल होता है, इसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फोन मिला लो पापा को और फिर थोड़ी थोड़ी डांट सुनना। अच्छा, डांट सुनना बुरी तरह से, थोड़ी भी नहीं, बुरी तरह से डांट आएगी। क्यों आया था फोन? और क्या। सच बता। हाँ हाँ। यार माइक बंद करके बात करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एनीवे, तो आपने ये लिख लिया होगा डाया पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, लास्ट सेकंड थोड़ा सा रह गया, इसमें लिखेंगे बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को, मान लो सबसे पहले डायमैग्नेटिक डिस्कस करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को कुछ पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं कोई नहीं, हमें यार है ना, बस थोड़ा सा देखो, कई बार है ना आप माइक ऑन रहता है तो एनीवे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सब लोगों को, अच्छा EMI तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, तो अभी के लिए ऐसा मान लो कि अगर हम किसी एटम को जिसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट 0 है किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। यानी मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो ये आप मान लो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट दिखाऊं आपको तो इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएंगे कि इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी। ऐसा किस में होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, यानी जिनका अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है बट अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे डेवलप एन ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेंगे। कौन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे में होगा क्या, अगर एक डायमैग्नेटिक स्लैब को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है
तो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लाइंस जो हैं कुछ ऐसी हो जाएंगी। इसको इस तरीके से बना देते हैं, यानी कि हमारी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे, ये तो थी हमारी एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन जब हमने इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल में रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना, ये कम इंटेंस हो गई। किस में? डायमैग्नेटिक मटेरियल में। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लो, इसी के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा। इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं समझने वाली, इसलिए कभी कभी थोड़ा बोरिंग लगता है चैप्टर, बट अभी जहाँ तक न्यूमेरिकल नहीं आते, बस यही सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है। देखो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्योंकि हमारे पास इस तरह से डायपोल मोमेंट्स थे जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो अब क्या होगा अगर आपने ये एक्सटर्नल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो आप सब लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा कि डायपोल मोमेंट को एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क लगता है। आई होप कि ये आपने पढ़ लिया होगा। तो वो टॉर्क की वजह से क्या होगा, सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स जो होंगे वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। ईच इंडिविजुअल एटम हैज इट्स ओन डायपोल मोमेंट, और ड्यू टू द एक्सटर्नल टॉर्क जो इसने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फील्ड ने, ये सब अपने आप को उस फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसका और इसका सम हो जाएगी, इन सबकी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो गई है। यानी अगर आप यही वाला डायग्राम पैरामैग्नेटिक के लिए ड्रॉ करते, एक स्लैब रखी आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो अब आपकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी, ये देखिए, है ना, यानी फील्ड लाइंस जो है वो क्लोजर आ गई हैं, या फील्ड हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। यहां पे लिख देंगे फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, है ना, और कंपैरिजन के लिए यहां लिख देते हैं फील्ड बिकम्स वीकर। तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, द फील्ड बिकम्स वीकर। When a paramagnetic material is kept in an external field, the field becomes stronger. ये डिफरेंस याद रख लेंगे सब लोग, नोट कर लो इसको। नोट कर लें इसको। अच्छा, ये लिखने के बाद लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड inside a diamagnetic dia/paramagnetic material, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें मेजर करना हो कि डाया या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो कैसे मेजर करते हैं वो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें साथ साथ समझनी होंगी, ये आपको स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनकी डेफिनेशन यहाँ पे साथ साथ सीखते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी इसको एक्सटर्नल कह देते हैं, प्लस माइनस इंटरनल फील्ड का सम है। मैं इसको वेक्टर में लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन की हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन की हैं। अच्छा, यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, पहले ये बात समझना। तो पैरामैग्नेटिक के लिए प्लस किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, और माइनस किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए। जो पैरामैग्नेटिक होगा उसकी इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल को सपोर्ट करेगी, उसके साथ ऐड हो जाएगी, और डायमैग्नेटिक में इंटरनल फील्ड अपोज करेगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का, इसको लिख लेंगे एक बार, है ना। अच्छा, नाउ हाउ डू वी मेजर दिस फील्ड, इसके लिए हम एक टर्म समझेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लिखेंगे इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना, नोट करो। सॉरी, एच यहाँ पे आई लिखेंगे, आई वेक्टर, एच तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, आई वेक्टर है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखेंगे आई वेक्टर। आई वेक्टर है क्या, इसकी एक डेफिनेशन है वो लिख लेंगे एक बार, ठीक से लिखो। इट इज डिफाइंड एज the net magnetic moment, it is defined as the net magnetic moment per unit volume, net magnetic moment per unit volume। ठीक है, तो ये समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अच्छे से समझना कि अगर आपके पास एक सर्टेन मटेरियल है, उस सर्टेन मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जितना मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें डेवलप हुआ है, वो सारा मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जिस वॉल्यूम में, मान लो हमारे पास ये इस तरह से स्लैब है तो इसका एक सर्टेन वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं अपॉन वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा आई वेक्टर, ठीक है ना। इसकी यूनिट लिख लेंगे एम्पियर पर मीटर, यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर, नोट करो इसे, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी ध्यान रखना कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में हम इसको मेजर कर रहे हैं। अच्छा, इतना तो है मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो, मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो कैसे रिलेट करेंगे, एक रिलेशन याद रख लेंगे यहाँ पे, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई वेक्टर। ये रिलेशन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, एक बार नोट कर लें इसको, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई वेक्टर। समझो, अगर आपको ये पता है कि किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, आपको मैग्नेटाइजेशन तो पता लग गया इसका, है ना, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता लग गई आपको, तो अब आप ये जानना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो आप इस फैक्टर म्यू नॉट, इसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम है ना, फ्री स्पेस, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हेन म्यू नॉट इज मल्टीप्लाइड टू आई, जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इसको आप टेस्ला में मेजर करते हैं, राइट, टेस्ला। एनीवे, इसको हम आगे चल के इस रिलेशन को फिर से यूज करेंगे। तो ये तो हुआ जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट बना है किसी फील्ड में रखने पर। अच्छा, ये बनाया किसने है, तो ये बनाया किसी एक्सटर्नल फील्ड ने, उसको हम लोग किस टर्म्स में मेजर करते हैं, तो उसको कहते हैं, लिखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एक बार लिखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इसको हम एच वेक्टर से डिनोट करेंगे, एच वेक्टर से, यहाँ पर लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी लिख लेते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। ये समझना, अगर आपने ये वाली फील्ड अप्लाई की अपनी तरफ से B वेक्टर, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेगी मटेरियल में वो इसके बराबर होगा, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट एच। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि H एंड I हैव द सेम डायमेंशंस, है ना, इसको बात को समझना, ठीक है। H की भी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ H फिर से एम्पियर पर मीटर हो जाएगी। अच्छा, ये हम एम्पियर पर मीटर में क्यों लिख रहे हैं, इस बात को समझना कि हम एक्चुअली रिलेट करना चाहते हैं, इसने मैग्नेटाइज किया, H क्या है, समथिंग
दैट मैग्नेटाइजेस, ये तो मैग्नेटाइज करने वाली क्वांटिटी है। कितना मैग्नेटाइज हुआ ये किस टर्म से मेजर कर रहे हैं, तो ये है हाउ मच मैग्नेटाइजेशन हैज अकर्ड, है ना, हैज अकर्ड। इसको नोट कर लें एक बार, है ना। तो मैग्नेटाइज करने वाला कितना स्ट्रांग है वो H से देख रहे हैं, और कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो I से देख रहे हैं। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आ रहा है ये हमारे पास बाहर से आ रहा है एक्सटर्नली, और ये जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ये हो रहा है इंटरनली, है ना। इस चीज को समझ लेना। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में रिलेट करना होगा हमें। तो हमने शुरू में एक कंडीशन लिखी थी, हमने लिखा था B इक्वल टू बी जो हमने अप्लाई किया प्लस B जो इंटरनली आया, ये बात ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिख दें इसकी B की, नेट कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट H, ये तो बाहर से हुआ, और म्यू नॉट I ये अंदर से हुआ। अच्छा, ये ध्यान रखना हमने प्लस लिखा है तो किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। अगर डायमैग्नेटिक हुआ तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, और अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना कि प्लस इज फॉर पैरामैग्नेटिक, माइनस इज फॉर डायमैग्नेटिक। लिख लो इसको एक बार, लिखो म्यू नॉट H प्लस माइनस म्यू नॉट I, लिख लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक, लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम एक सिंबल काय से डिनोट करते हैं, और थोड़ा एक्स जैसा बनाते हैं, फिर नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको काय कहते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, और फिर इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ससेप्टेबल, इसको समझ लेते हैं। व्हेन वी से समथिंग इज ससेप्टेबल, है ना, तो इसका मतलब होता है प्रोन टू समथिंग, है ना, प्रोन टू समथिंग। जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो यू आर ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीजेज, हो सकता है फ्लू हुआ या कोई भी इस तरह के जो वायरस वाली चीज़ें होती हैं वो आपको इजीली लग सकती हैं, यू कैन कैच कोल्ड इजीली। तो यू आर ससेप्टेबल टू ए वायरस अगर आपकी इम्यूनिटी क्या है, लो है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोग इस बात को कैसे कह रहे हैं कि कुछ मटेरियल हैं जो ज़्यादा इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और कुछ हैं जो मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं। तो जो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है या जो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, हम कहेंगे कि इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू बीइंग मैग्नेटाइज्ड। तो उसको मेजर करने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है जिसको हमने कहा है ससेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। इफ समथिंग इज मोर ससेप्टेबल इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली, है ना। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लेना। तो हाउ डू वी डिफाइन ससेप्टेबिलिटी, तो ससेप्टेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ I टू H। अब आपको बहुत ही नेचुरल सा लगेगा कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। कितना मैग्नेटाइज हुआ, हाउ मच ए मटेरियल has been magnetized, ये हमने न्यूमरेटर में रखा है, और हाउ स्ट्रॉन्ग was the मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पर कितना मैग्नेटाइजेशन अचीव किया, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। याद रखना इसको, अब डिफाइन करने को आएगा तो कर लोगे ना कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो कंफ्यूजिंग सा लगता है सुनने में, बट इस तरह से लिखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइज होने के बाद जो आपने मेजर किया वो I है, और जिसने मैग्नेटाइज किया वो क्या है, H है। तो I अपॉन H, दिस रेशियो इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना कि जो आपका
काय है, सबसे पहले तो ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, क्योंकि एक रेशियो है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है ना। अच्छा, दूसरी बात समझना कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ये ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है, ये डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होगी, नेगेटिव, और पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगी। होना भी चाहिए नेचुरली। जो मैग्नेटाइजेशन होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो ऑपोजिट टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच होता है। जो हमने एच अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। तो इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी डायमैग्नेटिक की वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और जो ससेप्टिबिलिटी होगी पैरामैग्नेटिक की वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मटेरियल मैग्नेटाइज हो भी रहा है। ये बात ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला एस्पेक्ट जो है ये भी अच्छे से याद रख लेंगे सब लोग। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में रिलेट कर देते हैं। तो हमने लिखा था जो हमारा बी आया वो हो गया म्यू नॉट एच प्लस, हमने लिखा कितना था हमारे पास, म्यू नॉट आई, यही था ना। एक काम कर लेते हैं हम लोग लिख देते हैं इसको म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट प्लस, सॉरी प्लस आएगा, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, हमने तो वो काय की वैल्यू ले ही ली है, प्लस म्यू नॉट काय टाइम्स एच हो जाएगा। नोट कर लें इसको, है ना। फिर आपके पास ये म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस काय बन जाएगा, 1 प्लस काय, और यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 1 प्लस काय है इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं म्यू रिलेटिव या रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी लिख लेंगे एक बार इसको कि इट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी या म्यू रिलेटिव। अगर आप म्यू रिलेटिव को समझना चाहते हैं तो इसको कंपेयर करें कैपेसिटर से। वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हुआ करता था जो कि होता था एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पास म्यू रिलेटिव है, म्यू रिलेटिव ये है म्यू ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का म्यू अपॉन वैक्यूम का म्यू, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ यूज करने पे b कितना बन जाएगा, b बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एच, लिख लेंगे इसको एक बार। और म्यू आर है कितना, म्यू नॉट म्यू आर मीडियम के म्यू के बराबर है, तो हमारे पास b इक्वल टू म्यू ऑफ द मीडियम टाइम्स एच, ये रिलेशन आ जाएगा। नोट कर लें इसको, है ना। यहाँ पे एक बात जरूर हमें करनी चाहिए 1 प्लस काय में, कि क्योंकि काय डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर ये लिख लिया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर थोड़ा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, लिख देंगे म्यू रिलेटिव इज लेस देन 1, किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो काय की वैल्यू है वो नेगेटिव है। और म्यू रिलेटिव इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, है ना। तो एक और आपके पास पॉइंट आ जाएगा, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाया एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटा नंबर होती है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा नंबर होती है। इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलो, होपफुली नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब एक लॉ इससे रिलेटेड है, वो आप पढ़ लेंगे, इसको कहते हैं क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, है ना, और समझ लेते हैं कि समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे
फॉर अ डायमैग्नेटिक लिखेंगे, फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to the magnetizing field intensity. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब हम एक बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं I इज प्रोपोर्शनल टू H। जितना स्ट्रॉन्ग आप H अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे होगा, है ना। तो I इज प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सेकेंडली, है ना, ये एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, वो लिखेंगे सेकेंडली द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन depends upon the temperature, depends upon the temperature, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा वो लिखते हैं, as temperature increases, as temperature increases due to the thermal agitation। भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, जिसको हम थर्मल एजिटेशन कह रहे हैं ना। ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स गेट्स डिस्टर्ब्ड। अच्छा ये याद रखना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ही है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एटॉमिक लेवल पे होता है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल था यहाँ पे, जिसमें इस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल मोमेंट्स थे, तो ये डाइपोल्स जो हैं ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है, एनर्जी आ गई है उनके पास, है ना। ये बात ठीक है, लिखो द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल, द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल decreases as a result, the overall dipole moment of the material decreases as a result। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा, the overall dipole moment decreases as a result, ठीक है। फिर लिखें it can therefore be said that, ऐसा कहा जा सकता है, it can therefore be said that the intensity of magnetization, the intensity of magnetization is inversely proportional to temperature, is inversely proportional to temperature। इसका मतलब ये हुआ कि I is proportional to 1/T, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटाइज करना उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप यूट्यूब में लिखोगे मैग्नेट और हीट, ये दो वर्ड लिखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप देखोगे कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट चिपका देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, थोड़े टाइम के बाद मैग्नेट उसको लीव कर देती है, छोड़ देती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है मटेरियल का वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है ना। किस वजह से, हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी अब जो हमारी ओवरऑल रिलेशन बन गया आई का एच के साथ, वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि H/T, यानी एच के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एक लॉ प्रपोज किया गया जिसको हम क्यूरीज लॉ कहते हैं, CH/T। ऑब्वियसली ये कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, C is called Curie's constant, Curie's constant, ठीक है ना। नोट कर लें इसको, I = CH/T, और यही कहलाता है क्यूरीज लॉ। ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये कहलाता है क्यूरीज लॉ। लिख लेंगे इसको एक बार, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना, हमने ये भी तो लिखा था I = chi टाइम्स T होता है, सॉरी chi टाइम्स H होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जो दो क्वांटिटी हम दो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो काय है वो C/T है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल जो है, यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट
susceptibility is inversely proportional to T, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ससेप्टिबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। नोट कर ले इसको, susceptibility of a material is inversely proportional to susceptibility of a material is inversely proportional to temperature, है ना। ये पैरामैग्नेटिक के लिए ट्रू है, ये जरूर लिख लेना यहाँ पे ना। यहाँ मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको कि ट्रू ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। समझ जाएंगे बात, इसको लिख लें। चलो जी, ये तो हो गया हमारा डाया और पैरा। अब इसके बाद हमारे पास मटेरियल जो है वो है फेरोमैग्नेटिक। मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन दोनों से कैसे डिफरेंट होते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं उसके लिए एक काम करते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट है इसको डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स का कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन्स या कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन्स, है ना, ये एक बार समझ लेते हैं। तो हमने इस तरीके से एक मटेरियल बनाया। इसमें हमने कहा कि देखो बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जो सिमिलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट रखते होंगे और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स्ड हैं, यानी हमेशा जब भी पाए जाएंगे ऐसे पाए जाएंगे। हो सकता है इनके पड़ोस में कोई दूसरे एटम्स का क्लस्टर होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हर वक्त ऐसा होगा, फिर यहाँ कोई होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा इस तरफ डायरेक्टेड होगा, यहाँ कोई होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है इधर डायरेक्टेड होगा। इस तरीके से आप अलग अलग डोमेन्स बना सकते हो जिसमें आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट पाए जा रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब रैंडम डायरेक्शन से कुछ भी बना देते हैं, ऐसे बॉक्सेस बना देते हैं। अच्छा, ये बॉक्सेस हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, बट आप इसका जो आइडिया है वो समझें कि इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर आर क्लस्टर्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे ऑलवेज रिमेन टुगेदर। वो हमेशा क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, जब भी पाए जाएंगे एक साथ पाए जाएंगे। अच्छा, इस डोमेन के होने से क्या होगा इस बात को समझना। जब आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो सारे जो हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया था किसके साथ, इसके साथ। अच्छा, यहाँ क्या है, आप सोचो इतने हिस्से ने अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया। लेट से ये वाला डोमेन अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा अपने आप में, यानी अपने नेबरिंग जो डोमेन्स होंगे उनको अलाइन करवाने में और हेल्प करेगा एक्सटर्नल फील्ड को, और इजीली हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों हो गए तो ये अपने से आगे वाले को और इजीली करा देंगे। ये तीन हो गए तो फिर आगे वाले को। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन कंपेयर्ड टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम एक लेट्स से आयरन नेल ले लें और उसको एक मैग्नेट के साथ चिपका दें तो वो बहुत जल्दी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती है ना। इनफैक्ट उसका जो बिहेवियर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ वो जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सिंस द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच डोमेन हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन, अपने आप में उनकी एक स्ट्रेंथ है, जब वो अलाइन कर जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो अपने आसपास के डोमेन्स को अलाइन करने में हेल्प करेंगे और जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल और दूसरा बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं कंपेयर टू किसके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। इस बात को समझें। अच्छा, दूसरी बात, आयरन नेल के केस में आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप एक आयरन नेल को फॉर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम अगर मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में रख के छोड़ दें, फिर होता है ना बचपन में, मान लो जिसकी मैग्नेट थी वो मांगने आ गया, आपने उसकी मैग्नेट वापस दे दी, अब आपके पास सिर्फ आयरन नेल रह गई, तो वो आयरन नेल थोड़ी देर तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती रहती है कि नहीं करती रहती है। यानी अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स होंगे तो वो आयरन फिलिंग्स को अभी भी अट्रैक्ट कर रही होगी, ऑल्दो
द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, है ना। ये एक और प्रॉपर्टी होती है किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, कि अगर एक बार डोमेन अलाइन हो जाएं सारे तो उनको वापस से डिसअलाइन होना या नॉन अलाइन होना में टाइम लगता है, मतलब वो वापस से अपने रैंडम अलाइनमेंट में आने में उनको क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे में उनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा देर तक वो रिटेन कर सकते हैं, इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड, है ना। तो ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लें, चाहो तो पूरी अच्छी ड्राइंग बना के रैंडम डायरेक्शंस में डोमेन्स बना लेना इसमें, है ना। तो लिख लें इसको, है ना, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे डिफरेंट होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल से। इसमें आप एक मैथमेटिकल बात यहाँ समझ सकते हो कि इसमें जो आई बनेगा वो एच से बहुत ज़्यादा होगा, यानी पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, आई और एच कंपेरेबल क्वांटिटी के होते थे, जितना स्ट्रॉन्ग ये है लगभग लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है वीक मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई करें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए। वाई? ऑल बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डोमेन्स। डोमेन्स का कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक दूसरे को अलाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे, बस जैसे ये लिखेंगे हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। लिखेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होता है और इसमें क्या क्या समझने वाली बातें हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लिखेंगे, लिखेंगे when a ferromagnetic material, when a ferromagnetic material is magnetized by an external magnetizing field, when a ferromagnetic material is magnetized by an external magnetizing field, the intensity of magnetization, याद रखना I की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल I की, the intensity of magnetization increases with the external field, यानी जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को स्ट्रॉन्गर करते जाएंगे I भी क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, जो कि बहुत नेचुरल बात है। यहां तक हिस्टेरेसिस की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे when the magnetizing field decreases, when the magnetizing field decreases, then the intensity of magnetization also decreases। जब हम H को कम करना शुरू करेंगे तो I भी कम होना शुरू होगा। when the magnetizing field decreases, the intensity of magnetization also decreases, but अब यहाँ पे हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट आता है, but it lags behind the change in magnetizing field, but it lags behind the change in magnetizing field। कैसे लैग करता है वो हम समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। This phenomenon is known as magnetic hysteresis। ये आपको डेफिनेशन लिखने में काम आएगा अगर स्कूल में कोई टेस्ट होता है तो, अदरवाइज तो ठीक है ना। अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हम मान लो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, ध्यान रखना ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बात कर रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक में यहाँ लिख देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ये ग्राफ है H वर्सेस I। ध्यान रखना H अप्लाई करने पर I प्रोड्यूस होता है। When a magnetizing field is applied, a material gets magnetized। तो H बढ़ाने पे I बढ़ रहा है ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से हमने एक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और इस तरह से कर्व आ गया। सबसे पहले तो इस कर्व को समझते हैं, देखो ठीक है ना। आपको ये कर्व आगे जाके सैचुरेट होता दिख रहा होगा, यानी आपको एक ऐसी लिमिट दिखाई देगी जिसके बाद अगर आप H बढ़ाते भी जाओ तो भी I में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा, ऐसा होना बहुत नेचुरल है, इस बात को समझें। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार आपने सारे डोमेन अलाइन कर लिए तो उसके बाद तो आप और मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। तो एवरी मटेरियल
डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ डोमेन्स इट हैज, उसकी एक लिमिट है जहां तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ध्यान रखना, कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, बट हर मटेरियल की अपनी एक लिमिट है जहां तक आप उसको फिजिकली मैग्नेटाइज कर सकते हो। उससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द एच माइट बी। एच को कितना भी स्ट्रॉन्ग लगा दो आप, एक लेवल से ज्यादा नहीं होगा। तो आपने यहाँ तक लेट से उसको मैग्नेटाइज कर लिया। अब जब आप इसको वापस डीमैग्नेटाइज करना शुरू करो, डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं, एच को हटा के आपने वहां से एच कम करना शुरू कर दिया। तो जब आप इसको कम करना शुरू करोगे, नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपने बढ़ाया है वैसे ही कम हो जाना चाहिए, यानी इसी कर्व पे वापस आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, होता कुछ ऐसा है, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ इवन आफ्टर एच इज रिमूव्ड, अगर हम यहाँ पे एच को रिमूव करते हैं, एच को हमने कम करते 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 जीरो करा दिया, तब भी इतना आई बचा रह गया। यानी ये जो वैल्यू ऑफ आई है, ये वाली वैल्यू ऑफ आई, ये मटेरियल ने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। इसको अभी हम एक टर्म का नाम देंगे, वो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिविएशन समझ रहे हैं कि आपने मैग्नेटाइज किया तो इस कर्व के अलोंग किया, लेकिन डीमैग्नेटाइज किया तो इस कर्व के अलोंग आपने मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, सॉरी, ठीक है। अब अगर इतना मैग्नेटिक कैरेक्टर बचा रह गया है और आप चाहते हैं नहीं मैं इसको ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना चाहता हूँ, तो फिर आइडिया क्या है, आप नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करें ताकि वो जो डोमेन्स आपके अलाइंड रह गए हैं वो वापस से रैंडम स्टेट में आ जाएं। तो उसके लिए आपने और नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई की, और लेट से यहाँ तक फील्ड अप्लाई करने पर, इतनी फील्ड अप्लाई करने पर आपने आई को वापस जीरो अचीव कर लिया, ठीक है। अब अगर आपका मन हो नहीं है इसको वापस उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देते हैं, तो आप और स्ट्रॉन्ग एच लगाओ उल्टे डायरेक्शन में, ये ऐसे जाके मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा, फिर इस ग्राफ को नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से वापस आएगा अगर आप वापस लाना चाहो तो, फिर से इतना कैरेक्टर रिटेन करेगा, वापस से पॉजिटिव आने पे ज़ीरो हो जाएगा, और फिर अपने इस कैरेक्टर तक चला जाएगा। तो अगर आप चाहो तो अब इसको पूरा एक क्लोज्ड डायग्राम की तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एक बार सब लोग इसको कोशिश करना इसी शेप में ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ड्रॉ कर लो तो एक बार मुझे हिंट दे देना कि आपने ड्रॉ कर लिया है ना। यस सर, कर लिया। अच्छा, ड्रॉ हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब समझो, देखो हम यहाँ पर एक टर्म समझते हैं, इसी ग्राफ के साथ समझेंगे, जिसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है इसको समझना। देखो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर में आपको समझाता हूँ। ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ये है रिटेंटिविटी, नाम से ये कुछ रिटेन कर लिया गया है। तो हाउ डू वी डिफाइन रिटेंटिविटी, इसको समझ लेते हैं। तो रिटेंटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, the amount of magnetization ब्रैकेट में I लिखना है ना, I से मेजर करते हैं इसको, I के टर्म्स में। the amount of magnetization retained by a ferromagnetic material upon removing the magnetizing field is known as its retentivity. ठीक है, अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो, अगर किसी मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर लेते हो और फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा लेते हो, है ना, वही वाला एग्जांपल लिया कि हमने एक आयरन नेल को मैग्नेट के साथ चिपकाया और बाद में मैग्नेट जिसकी थी वो मांग के ले गया, ठीक है। अब आपकी आयरन नेल कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन किए हुए है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उस क्वांटिटी को, उस रिटेन्ड मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ दैट मटेरियल कहते हैं, है ना, रिटेंटिविटी। अच्छा, अब खुद सोच के देखो, अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, वो हाई रिटेंटिविटी की होनी चाहिए या लो रिटेंटिविटी की, खुद सोचना, आंसर करो, चैट में आंसर करो।
या जो लोग माइक पे बता सकते हैं वो बताएं। एक परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी की होनी चाहिए या लो रिटेंटिविटी की होनी चाहिए? आंसर आया हाई रिटेंटिविटी की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट मैग्नेटिक कैरेक्टर वंस डेवलप्ड, अगर उसमें है ना एक बार डेवलप कर दिया जाए तो लंबे टाइम तक बना रहे। सही बात है। इसको बिल्कुल एक ऑपोजिट एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपके पास, आपने देखा है वो जो जहाँ पे वो होता है ना, वो स्क्रैप यार्ड होते हैं जहाँ पे कार वगैरह को स्क्रैप किया जाता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होती है जो क्या करती है, वो स्क्रैप को एक जगह से उठाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अपने ऊपर चिपकाती है, दूसरी जगह ले जाके छोड़ देती है। तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, यानी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा। अच्छा, अब जैसे ही करंट बंद करेंगे, यानी हमने एक स्विच था वो ऑफ कर दिया, तो तुरंत उसको क्या कर देना चाहिए? वो स्क्रैप मटेरियल को छोड़ देना चाहिए या उस पर चिपका रहना चाहिए? ऑब्वियसली छोड़ देना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई या लो? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी कैसी? लो होनी चाहिए बात, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए वी एक्सपेक्ट देम टू हैव अ हायर रिटेंटिविटी, एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वी एक्सपेक्ट देम टू हैव कैसी रिटेंटिविटी? लो रिटेंटिविटी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी पर्पस जिसके लिए हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, उसकी रिटेंटिविटी हाई या लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे, तो एक तो बात हुई रिटेंटिविटी की। अब एक दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं और उसको यहाँ से समझते हैं, इसको कहते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी, है ना। तो कोअर्सिविटी क्या होती है इसको समझते हैं। कोअर्सिविटी एक लीगल टर्म है जिसको कोअर्जन, COERCION, कोअर्जन कहते हैं। कोअर्जन को हिंदी में कहते हैं मजबूर करना, मजबूर करना, ठीक है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी क्राइम में पकड़े गए हो, हर क्राइम में तो नहीं ये आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन लेट्स से, है ना, कि आपके ऊपर किसी ने कोई चोरी का केस कर दिया, ठीक है जी। अगर आपका वकील स्मार्ट है तो हो सकता है वो ये साबित कर दे कि आपको किसी ने मजबूर किया था डरा धमका के या कुछ भी और तरीके से कि आप ये चोरी करो, अदरवाइज आपकी कोई इच्छा नहीं थी उस तरह की हरकत करने की। तो ऐसे में कहेंगे कि आपको क्या किया गया था? कोर्स किया गया था, आपको मजबूर किया गया था ये काम करने को, अदरवाइज आप ये नहीं करने वाले थे, राइट, है ना। तो ऐसे में ये जो टर्म है इसको समझ जाएंगे तो आपके बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। मजबूर करना, तो हमने क्या किया, देखो अपना जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके मैग्नेटिक रिटेन्ड कैरेक्टर को मजबूर किया कि वो क्या हो जाए, वापस से जीरो हो जाए। ये मजबूर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा? नेगेटिव डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी। ये बात समझ रहे हैं? वी आर कोर्सिंग द मटेरियल टू लीव इट्स रिटेन्ड कैरेक्टर, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर उसने रिटेन कर रखा है उसे वो छोड़ दे, है ना, गिव अप कर दे। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर में। ये जो क्वांटिटी यहाँ तक जो आपने H अप्लाई किया, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कह रहे हैं? कोअर्सिविटी कह रहे हैं। मैं लिख देता हूँ इसको, ये है कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी, है ना। इसको लिखो, फिर मैं कोअर्सिविटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। बट मैं फिर कह रहा हूँ वो मजबूर करना अगर समझ जाओगे हिंदी में तो आपको कोअर्सिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखो, कोअर्सिविटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोअर्सिविटी refers to the strength of magnetizing field applied in the reverse direction। किस डायरेक्शन में अप्लाई किया हमने इसे? रिवर्स डायरेक्शन में। applied in the reverse direction in order to force the ferromagnetic material, in order to force the ferromagnetic material। देखो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वर्ड फोर्स का, मजबूर किया हमने उसे, ठीक है ना। in order to force the ferromagnetic material to lose its retained magnetic character, to lose its retained magnetic character, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में H हमने अप्लाई किया है,
ताकि जो रिटेन्ड मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसको लूज कर दे हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको कोर्सिविटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोर्सिविटी H की टर्म्स में मेजर होती है और रिटेंटिविटी I की टर्म्स में मेजर होती है। यूनिट दोनों की सेम है बट एक्सिस डिफरेंट है ना, y एक्सिस पे रिटेंटिविटी है और x एक्सिस पे कोर्सिविटी है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पूरा लूप हमारे पास बना है, इस लूप को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है ना। अच्छा लिख लो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं वो लिख लेते हैं ना। तो लिखेंगे the area enclosed by the hysteresis loop, the area enclosed by the hysteresis loop denotes the amount of energy required, denotes the amount of energy required during the magnetization demagnetization cycle, denotes the amount of energy required during the magnetization डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल। ये जो पूरा काम हमने किया, मैग्नेटाइज करके डीमैग्नेटाइज करके वापस ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना, इस साइकिल में लगने वाली एनर्जी, खर्च होने वाली एनर्जी, ये इसको डिनोट कौन कर रहा है? एरिया। यानी जहां एरिया ज़्यादा होगा वहां ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, जिन मटेरियल का एरिया कम होगा हिस्टेरेसिस लूप का, उनको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी क्या होगी? कम खर्च होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझना कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी डीमैग्नेटाइज होती हैं। यानी करंट आया मैग्नेटाइज हो गई, करंट गया डीमैग्नेटाइज हो गई। तो वहां पर हम हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ज्यादा चाहेंगे या कम चाहेंगे? लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया, क्या कहते हो? स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो सकता हो, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल ये ले लेंगे, सॉफ्ट आयरन लिखोगे, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन हैज a hysteresis loop, soft iron has a hysteresis loop much smaller, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी ड्राइंग ठीक बनाएंगे। देखो इस तरह का लूप बनेगा ये सॉफ्ट आयरन का, मच स्मॉलर देन स्टील। अगर हम इसी को स्टील से कंपेयर करेंगे तो स्टील का कुछ ऐसा बनता है। देखो ये जो हमने बनाया ये स्टील का हो गया, ठीक है। तो नोट कर लिया सॉफ्ट आयरन स्टील के लिए। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्टील का। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन का, ठीक है ना। अच्छा कोर्सिविटी किसकी ज्यादा है मुझे बता सकते हो? सॉफ्ट आयरन की या स्टील की? स्टील की। स्टील की, ये बात ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बात समझ गए सब लोग। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल हमारे इसके। अब इसमें न्यूमेरिकल तो बहुत कम ही होते हैं, है ना। मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको भेज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मोस्टली वो न्यूमेरिकल वही वाले होते हैं जिसमें आपको काय कैलकुलेट करना होता है, ससेप्टेबिलिटी, या आई और एच को रिलेट करना होता है आपस में। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, है ना। बस यूनिट्स का ध्यान रखना होता है उसमें, तो वो कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरे ख्याल से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होना है, ऐसा कुछ है ना। EMI अभी तक पढ़ा तो नहीं आप लोगों ने? नो सर। EMI नहीं पढ़ा है ना। अच्छा आप लोगों ने चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड और वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अच्छे से? यस सर, पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा आप लोग अभी तक HC वर्मा डिस्कस करते थे क्या शुभम सर से? HC वर्मा के आपके डिस्कशन वगैरह हुआ करते थे?
Yes और sir, बीएम HC Verma और बीएम DM शर्मा Sharma. बीएम शर्मा भी करते थे। हाँ बीएम शर्मा करते रहो, है ना, बीएम शर्मा में तो कोई बुराई नहीं है ना। तो अब ये है कि वही इसमें भी कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, है ना। तो जब ईएमआई, अभी इसमें तो कोई खास क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी नहीं होते, है ना, लेकिन ईएमआई जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे, है ना। तो अच्छा, शुभम सर के साथ आपकी क्लास का ड्यूरेशन क्या रहता था? सर 1.5 घंटा होती थी। 1.5 घंटा होती थी, लेकिन अभी मुझे अजय सर ने कहा था कि आपकी क्लास 1 आवर की होगी। अब वो कितनी बार होगी वीक में ना, वो एक बार मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा। सर जैसे कभी कभार सर की 1 आवर 30 मिनट्स की होती थी, कभी कभार 1 आवर की होती थी। अच्छा ऐसा भी है, कभी कभी Yes मतलब sir, एक दिन 1 आवर 1 होती आवर की होती थी। ऑन एन एवरेज आपका वीक में कितने आवर्स की क्लास होती थी फिजिक्स की? 4 hours. 4 आवर्स की क्लास होती थी। हाँ ठीक है, तो वही कुछ है ना, ताकि 3 दिन वैसे और एक दिन संडे करके हम लोग भी वैसे मैनेज कर लेंगे ना। और उसमें जब भी आपको डाउट वगैरह डिस्कस करना हो तो मुझे पहले से बता देना, तो हम लोग उस दिन वो डाउट के लिए रख के और डाउट डिस्कस कर लेंगे उसमें ना। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि अब आज अभी हैं कितने लोग क्लास में? 7 स्टूडेंट्स हैं, राइट? ये 7 ही हो ना आप लोग, और ज़्यादा लोग तो नहीं हो इसमें? आपको इसका कोई वीडियो नहीं बैकअप तो नहीं सर, चाहिए ज़्यादा क्लास का? मतलब इस क्लास का कोई वीडियो बैकअप तो नहीं चाहिए होता आपको? मतलब अगर सब लोग आए हो तो फिर क्लास आपने कर ही ली है, कहने का मतलब है ना। किसी ने कुछ लिखा है चैट में, लिखा है क्या है सर, 1 आवर 50 मिनट होती है, 3 क्लासेस ए वीक। अच्छा यस सर, टोटल स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अच्छा मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं आप? वीडियो बैकअप के लिए? सर लाइक हमेशा ना सर फिजिक्स में कम ही बच्चे आते थे लाइक। अच्छा फिजिक्स में इतने ही बच्चे आते हैं ना, 7 के अराउंड मोस्टली स्टूडेंट्स? 7-8 ही आते थे, 7-8 ना, बाकी हाँ। क्लासेस में ज्यादा आते यार थे। वो है ना, मतलब मैं वो आपको वीडियो उसमें दे सकता हूँ बैकअप। उसमें फिर क्या होता है, वो है ना, उसको प्रोसेस करके फिर वो उस पर डालना पड़ता है, फिर वो आपको मैसेज करूँगा, लंबा प्रोसेस है। अगर कभी होगा तो आप मुझे बता देना, फिर हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो अब इसको 1 घंटा ही रखते हैं, हमारा ये वाला तो कंप्लीट ही है डिस्कशन, है ना। नेक्स्ट क्लास की मैं एक बार अजय सर से बात कर लूँगा कि कितना देर का रखना है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। चलो तो पढ़ने का मन बनाए रखें, थैंक यू सर। अगली बार मिलते हैं, है ना। ओके बाय बाय।